आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। खोदता तब वो झाना घंटी करके नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। जिस पे आप 180 किलोमीटर 160 किलोमीटर की स्पीड की ट्रेनें चला रहे हैं, वो रेलवे की पटरियां कब ठीक होंगी मान्यवर? ये सरकारी पटरी से उतर गई है। मोदी जी, अरे मोदी जी विदेश मंत्री बन जाते हैं, शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, सांस्कृतिक मंत्री बन जाते हैं, विज्ञान मंत्री बन जाते हैं। मोदी जी के अंदर बहुत कला है, खेल मंत्री बन जाते हैं। सारा मंत्रालय अकेले मोदी जी चला रहे हैं, इसलिए इस पे नाराज नहीं होना चाहिए। जब ये मंत्री बने, पूरे देश को उम्मीद थी कि रेलवे के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह उम्मीद थी कि एक तकनीक के जानकार, एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित योग्य मंत्री बने देश के अंदर, वो बदलाव लेके आएंगे। जितना ट्रेन की पटरी पे ट्रेन नहीं चलती, उससे ज्यादा ट्रेन के बाहर, पटरी के बाहर ट्रेनें चल रही हैं। ये अव्यवस्था का आलम है कि यहां भगदड़ से लोगों की मौत हो गई, मंत्री जी को पता तक नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आज एक अजीब सा वाकया देखने को मिला, जहां संबित पात्रा ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से अपनी बातों के लिए माफी मांगी। क्यों माफी मांगी वो पहले मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देखिए। सभापति जी, आपने मुझे यहाँ कहने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं भी आज सुबह से बैठ करके सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स और मणिपुर के बजट के ऊपर सुन रहा हूं। यह हमारा धर्म है, कर्तव्य है, सुनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आज ही नहीं, कई बार इससे पहले भी हो चुका है, वह छुपी नहीं है सदन से। प्रधानमंत्री जी को बोलने भी नहीं दिया जाता है। यह सब हमें भी आहत पहुंचाती है। आज अगर मैंने कुछ शब्द ऐसा कहा है जिससे कि माननीय एलओपी या उनके किसी सदस्य को बुरा लगा हो, मुझे लगता है उन शब्दों को वापस लेने में मुझे किसी प्रकार का गुरेज नहीं है, क्योंकि दरअसल लोकसभा में बहस के दौरान संबित पात्रा ने राहुल गांधी को लेकर कुछ अपशब्द कहे। क्या कहे, एक बार आपको सुनाता हूं। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है। और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के कप्तानी में ही आप देखिएगा भारत विश्व का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगी। भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। दरअसल उसी बहस के दौरान संबित पात्रा ने राहुल गांधी को अनफिट बता दिया, जिस पर कांग्रेसी आक्रोशित हो गए और उसके बाद संबित पात्रा को माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी जिस समय भाषण दे रहे थे लोकसभा में, 1 मिनट का उनका भाषण था, उसके बीच में भी संबित पात्रा खूब टोका टोकी कर रहे थे। उसी का जवाब देने के लिए कांग्रेसियों ने उसके खिलाफ किया, तो संबित पात्रा को माफी मांगनी पड़ी। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला था, आप एक बार सुन लीजिए। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कुछ इसी तरह का हंगामा देखने को मिला। संजय सिंह ने रेल मंत्री को क्या खरी खरी सुनाई, आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। और संजय सिंह ने यहाँ तक कहा कि आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप इस रेलवे का इतना बुरा हाल कर देंगे। एक बार सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। मान्यवर,
भारतीय रेलवे के बारे में यह कहा जाता है कि जितनी ऑस्ट्रेलिया देश की आबादी है उतने लोगों को भारत की रेल प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है। इतना बड़ा क्षेत्र है मान्यवर रेलवे का क्षेत्र। हमारे साथियों ने भी कहा कि इसके लिए पहले अलग से बजट आता था, सबको इंतजार होता था, नई ट्रेनों की घोषणाएं होती थी, क्या क्या रेल के अंदर बदलाव किया जाता था, मंत्री जी बताते थे कितने कर्मचारी रखे जाएंगे, इसकी घोषणाएं होती थी, पूरे देश को इस बात का इंतजार होता था। लेकिन अब आप आम बजट के साथ रेलवे का बजट लेके आते हैं, हालत क्या बना दी। बातें तो बड़ी बड़ी होती है, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, प्रधानमंत्री जी ने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई से अहमदाबाद तक। बुलेट ट्रेन चला रहे हैं ये लोग। बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, जानवरों की तरह इंसान को रेलवे के अंदर ले जाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। शर्म आती है, वो दृश्य देख के शर्म आता है मान्यवर। जब हमने देखा कुंभ के मेले के अंदर ट्रेन के डिब्बों को तोड़ने का दृश्य देखा, एसी डिब्बों को तोड़ तोड़ के लोग अंदर घुस रहे थे, जानवरों की तरह लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। आम इंसान की जिंदगी में सिर्फ मरना लिखा हुआ है। कभी रेलवे के ट्रैक पे मरना है, कभी एक ट्रैक पे दो ट्रेनें चल रही हैं, टकराना है, एक्सीडेंट में मरना है, तो कभी दिल्ली के अंदर भगदड़ में लोगों की जान चली जाती है। आम इंसान की जिंदगी में मरना लिखा हुआ है। और रेलवे के कर्मचारी, गैंग्समैन मेरे पास आए थे मिलने के लिए। सर, उन लोगों का यह कहना था रेलवे ट्रैक पे काम करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी उनकी जान जाती है। यह हालत हो गई है रेलवे की आज। और रेलवे के बारे में सीएजी की एक बहुत गंभीर रिपोर्ट है। माननीय मंत्री जी यहां पे बैठे, और मैं दिल से कहना चाहता हूं, कोई यहां पे बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूं, जब ये मंत्री बने पूरे देश को उम्मीद थी कि रेलवे के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह उम्मीद थी कि एक तकनीक के जानकार, एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित योग्य मंत्री बने देश के अंदर, वो बदलाव लेके आएंगे। लेकिन रोज एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट। जितना ट्रेन की पटरी पे ट्रेन नहीं चलती, उससे ज्यादा ट्रेन के बाहर, पटरी के बाहर ट्रेनें चल रही हैं। यह अव्यवस्था का आलम है कि यहां भगदड़ से लोगों की मौत हो गई, मंत्री जी को पता तक नहीं था। इसका मतलब इनके कर्मचारी, इनके अधिकारी इनको बताते भी नहीं कि इतना बड़ा हादसा हो गया। इसी दिल्ली में लोगों की मौत हुई। सर, मैं सीएजी की रिपोर्ट एक आई रेलवे के बारे में, उसके बारे में अपनी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। 2604 करोड़ रुपए, 2604 करोड़ रुपए की गड़बड़ी रेलवे में पकड़ी गई। और इस गड़बड़ी के अंदर 834 करोड़ की गड़बड़ी ऐसी है जिसको मेरे ख्याल से मंत्री जी भी सुनेंगे तो शर्म आएगी। मुंबई से बांद्रा तक एक रेलवे के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रखा जाता है, उसके लिए लोन लिया जाता है, उस लोन के ऊपर जो कर्ज का ब्याज दिया जाता है वो 834 करोड़ रुपए दिया जाता है, लेकिन वो परियोजना शुरू तक नहीं होती। मान्यवर, यह है अनियमितता का मामला आपके यहां। इसका स्पष्टीकरण दीजिएगा अगर आपको मौका मिले। और अंत में एक बात कह के खत्म करूंगा अपनी बात, क्योंकि समय कम है। मान्यवर, हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी बहुत पहले, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम वहीं पे खड़े रह जाते हैं। ये कुलियों के दर्द के बारे में मैं बता रहा हूं। कुलियों के संगठन के लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे 3 दिन पहले मान्यवर, और पूरे देश में 19,000 कुली हैं जिनको उस समय की 2009 के अंदर उनके लिए घोषणा की गई थी कि उनके बच्चों को नौकरी दिया जाएगा, उनको गैंग्समैन की नौकरी दिया जाएगा। लेकिन आज उन कुलियों की हालत यह हो गई है कि रेलवे के प्लेटफॉर्म पे ई रिक्शा चलते हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे वाहन चलते हैं जिसमें सामान ढोने के लिए यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने के लिए वहां पे वाहन मौजूद हैं। जाहिर सी बात है पैसेंजर उसका इस्तेमाल करेंगे। इन कुलियों का दर्द कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो लोग
वर्षों से लोगों का बोझ उठा रहे हैं, उनके परिवार की चिंता कीजिए, उनकी गरीबी की चिंता कीजिए और कृपा करके ये 19,000 जो लोग हैं आज बेरोजगारी की कगार पे हैं, उनको कहीं समायोजित करने के लिए या उनके लिए कोई महीने की तनख्वाह की घोषणा, मदद की घोषणा सरकार की ओर से अपनी ओर से कीजिए। और अंत में यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आज पूरे देश को इंतजार है इस बात का कि कब ये दुर्घटनाएं रुकेंगी। पूरे देश को इंतजार है इस बात का कि 3 लाख भर्तियां जो आपने रोक रखी हैं, जिसके कारण आज संवेदनशील जगहों पे एम्प्लॉय नहीं है, कर्मचारी नहीं है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो कब रुकेंगी। और रेल की पटरियों को ठीक करने का काम, जिस पे आप 180 किलोमीटर 160 किलोमीटर की स्पीड की ट्रेनें चला रहे हैं, वो रेलवे की पटरियां कब ठीक होंगी मान्यवर। ये सरकारी पटरी से उतर गई है इस सरकार के। और अभी ये नासिर भाई काफी दुखी थे, कह रहे थे रेल मंत्री बन जाते हैं मोदी जी। अरे मोदी जी विदेश मंत्री बन जाते हैं, शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, सांस्कृतिक मंत्री बन जाते हैं, विज्ञान मंत्री बन जाते हैं। मोदी जी के अंदर बहुत कला है, खेल मंत्री बन जाते हैं। सारा मंत्रालय अकेले मोदी जी चला रहे हैं, इसलिए इस पे नाराज नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। पहले के समय में सदन की कार्रवाई किस तरह चलती थी और किस तरह लालू यादव अपने सहयोगियों को और अपने विपक्षियों को क्या क्या बोल जाते थे, उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। आज अगर ऐसा बोल जाए तो बवाल मच जाए, परंतु तब का दौर और अब के दौर में बड़ा अंतर है। उस समय प्रधानमंत्री को लालू ने क्या क्या कहा, उस समय नीतीश कुमार को बोला कि इनके तो पेट में दांत हैं, और न जाने कितने सांसदों को और सहयोगियों को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। मैंने कल भी एक वीडियो आपको दिखाई थी, आज फिर एक बार आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगे, सुनिए एक बार। उत्तर प्रदेश में हम लोग अपने यहाँ बसहा बैल बोलते, भोला बाबा शंकर बाबा का अवतार माने बसहा बैल। और वो जो गोसाई है कपड़ा उपड़ा उड़ा के और हजारों चिट्टी कौड़ी उसमें साट के रखता, गेरुआ बस्तर पहन लेता, और हमारे साधु लोग जो ये बैठे हैं देखिए इसी रूप में रहता। वो बेचारा गरीब है, वो लेके गांव गांव घूमता, मेरे गांव चलाया मेरे पास। मेरी माँ बैठा दी ओरी के नीचे खपड़ा घर के, देखो बाबा देखवा दो मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। ये हम ही अकेले नहीं, लाखों लोग जो गांव से आते उनको इन बातों की जानकारी है। अब वो गोसाई बाबा दोनों हाथ को मुट्ठी बांध के आगे करते कि इसमें नौकरी मिलेगा कि नहीं या इसमें नहीं मिलेगा। तो दोनों मुट्ठी जब आगे करता तो गोसाई बाबा बोलता, बोलो भोला देखो देखो इसके हाथ में क्या लिखा है। तब बैल का स्वभाव है बसहा का कि जब मुट्ठी बढ़ाइएगा तो समझेगा कि कुछ खाने को दे रहा है, तो कभी बाएं में कभी दाएं में सूंघता। आज जब वो भोला बाबा समझ जाता, चेतनशील है कि हमको ठग रहा है गोसाई, तो बोलते रहता, पीठ ठोकते रहता, नहीं आता है सूंघने के लिए हाथ मुट्ठी। तब गोसाई पीछे से खोदता, तब वो झांझे झाना घंटी करके, महोदय मैं अपमान का नहीं, आप कभी कभी बढ़ते थे कोई काम करने के लिए, लेकिन फिर रिवर्स गियर में चले आते। जो नादिया का हाल रहा वही 13 साल में आपको नागपुर ने और एलआईओ ने हाल करके आपका रखा। ये है रखा 13 महीना। आपको एक मौका था, आप कांग्रेस की बात करते, सीपीआई सीपीएम की बात करते। जौहर साहब वहां बैठे हैं। सन 77 में छपरा से मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के आया था लोकसभा का, हम सब लोग एक साथ थे, सभी लोग आंदोलन में थे, आप लोग भी जेल, हम लोग भी जेल, कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे। उस समय जसवंत बाबू जेल में नहीं थे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं,
थे क्या आप जेल में? हाँ हाँ, कभी जेल नहीं, आंदोलन में जेल। तो आप लोग तो बिना हरे फिटकिरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं, चाहे इधर हो या उधर हो, दोनों पार्टी। अब उसमें आप अकेले नहीं हैं। दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे। तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत नहीं। तो महोदय मैं बताना चाहता था, ये जौहर साहब हैं, अब बैठिए। सन 77 में महोदय हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो महोदय मैं सन 77 को याद दिलाना चाहता हूं, हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, ये नई बात नहीं, किसी कारण से नहीं। जनता पार्टी का खंड खंड हुआ, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। बंगलोर में हम लोग जुटे, नाम का सारा झगड़ा, ये सब बात। लेकिन सन 77 के सत्ता को हम लोगों ने लात मारा था। क्यों मारा? हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। हमने उस सवाल को उठाया था। अरे नए नए आप आए हैं, मुझे अफसोस है कि आप लोग जा रहे हो इन लोगों की वजह से। सन 77 में दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया गया था मजबूती से हम लोगों के द्वारा कि अगर आरएसएस में रहना है, जौहर साहब भी बोलते थे, छाती पर हाथ रख के बोले, यही उठाए थे। हम तो लोग नए थे, हम लोगों ने कहा था या तो आरएसएस में रहिए या तो जनता पार्टी में रहिए, दोहरी सदस्यता नहीं चलेगा इस मुल्क में, और देश के सेकुलर कैरेक्टर और फाउंडेशन को हम लात नहीं मारेंगे। आपको याद होगा, इसलिए हम लोग टूटे और हम लोगों ने नारा दिया, चरण नहीं तो चुनाव, और हम लोग चुनाव में गए। हमारी लड़ाई आपसे है। आपने कहा अब बताइए, हिंदू 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 हिंदुत्व कौन विरोध करता? तो हम लोग के पुरोहित ये अडवाणी जी कैसे हो सकते हैं? ये हमारे पंडित कैसे हो सकते हैं? हम पंडित से पूजा कराते हैं। हमारी माँ, बहन, गांव गए सारे लोग। ये ठेका आपने कैसे ले लिया? आज इस देश का सेकुलर कैरेक्टर, सेकुलरिज्म है, इसलिए राबड़ी देवी गांव की बेटी मुख्यमंत्री बनती है। देश की एकता अखंडता। जब भारी नाक पर पानी आया तो हमने कहा मीडिया के लोगों को, महोदय, लोगों ने पूछा कि क्या करोगे? हमने एक कैलेंडर कर दिया, क्योंकि लोग रोज बोलते थे दिल्ली में, नहीं जयललिता जी से पैचअप हो गया, लालू मुलायम में लड़ाई हो गई विगत दिनों में, कोई कुछ। अब हम जो है सो कि पहले बोल देते थे, इस बार हम लोगों ने साइंटिफिक तरीका से काम किया ही, समझ लीजिए। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। आप डंडा पहना छोड़ के अग्नि में प्रवेश कर गए हैं, अब पोखरण में। तो हम लोग भी अब साइंटिफिक तरीका का इस्तेमाल किया है। आप पूछ रहे हैं क्या रूप होगा, क्या रंग होगा? इसमें रंग अजूबा होगा, इस रंग का कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। आप जाइए
अभी भी मेरा सुझाव है, हालांकि सुझाव देने का हकदार आपके उम्र के आदमी के लिए हम नहीं जोग समझते, लेकिन आपने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के कांग्रेस के लोगों को विन ओवर करने के लिए, संपैथी लेने के लिए, कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय, दूसरे का दे दीजिए। महोदय, क्या आपने कहा था? अब अपने हम लोगों ने, अब आप हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। अडवाणी जी चले गए उठ के, अडवाणी जी उठ के चले गए, आप हमको पाठ पढ़ाते, हमको शिक्षा देते। जब हमारे आदरणीय जो चोटी के नेता थे मुल्क के नेहरू जी जैसे लोग, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, सारा जो पक्ति के उस समय नेता थे, उन्होंने आपको जरूर आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से 2 बार आप हो गए। लेकिन अभी जो आपने कार्यक्रम घोषणा किया था इसी हाउस में, जवाहर रोजगार योजना को क्यों मिटा दिया आपने? रीनेम क्यों कर दिया? सारे चीज को कंपाइल क्यों कर दिया? इंदिरा आवास को क्यों आपने रिकंपाइल कर दिया? आप इतिहास को मिटा के और आरएसएस के संस्कृति को देश की जनता पर लालच दिखा के लादना चाहते हैं। इसके लिए ये सवाल, बड़बोलापन भी अपने आप में एक अनूठा सच होता है, जो न जाने कब आपकी कहाँ बेइज्जती करा दे, आपको भी नहीं पता चलता। ऐसा ही हाल आजकल बड़बोलेपन का गिरिराज सिंह का है। बिहार से के बेगूसराय से बीजेपी के सांसद हैं और केंद्र के मंत्री हैं, परंतु जब वो बड़बोलेपन में बोलते हैं तो कई बार तो जिसके लिए बोलते हैं वो चुप मार जाता है। परंतु तृणमूल कांग्रेस के की कीर्ति आजाद ने किस तरह से उनकी पोल खोली, एक बार आप देखिए। हालांकि मैंने कल भी आपको ये वीडियो दिखाई थी, परंतु छोटा सा भाग है, आप एक बार इसे जरूर देखिए। बेचारा क्या करे? ऐसे में जीएसटी पर तेल हो, साबुन हो, घी हो, पनीर हो, दूध हो, आटा हो, चावल हो, सब पर आपने जीएसटी लगाया हुआ है। और वो जीएसटी चाहे पूंजीपति हो, चाहे मध्यम वर्ग का आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, सबको ही बराबर से देते हैं। एक बार हमने सुना प्याज की बात, हमने सुना कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने कहा कि उनसे पूछा गया कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा मैं प्याज खाती नहीं, इसलिए मुझे दाम मालूम नहीं। सभापति महोदय, पेट्रोल और डीजल तो हम लोग भी नहीं खाते, लेकिन दाम तो मालूम है। पेट्रोल डीजल, यस, नो, वी डोंट ईट पेट्रोल डीजल लाइक शी डजंट ईट अनियंस, बट येट वी नो द प्राइस। प्राइस तो हमको मालूम है साहब कि पेट्रोल डीजल के दाम क्या है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल के अंदर पेट्रोल में 19.9 प्रति लीटर का एक्साइज लगाया हुआ है, डीजल में 5.8 रुपए प्रति लीटर का इन्होंने एक्साइज लगाया हुआ। ये बढ़ाया है इन दिनों में। जिस समय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय कच्चे तेल की कीमत $112 प्रति बैरल थी। तब उस समय, दिल्ली की बात करता हूं, 65 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था। जिस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी यहां पर प्रधानमंत्री बनकर के आए, उस समय कच्चे तेल के बैरल की कीमत $60 प्रति बैरल थी। और उस समय तब बात चलती थी और हम भी खड़े होकर के चिल्लाते थे, बहुत ही महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार टन 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 सरकार।
अब वही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि हुआ कुछ नहीं। हम यही बोलते थे। तब था 60 रुपए प्रति डॉलर बैरल। मनमोहन सिंह जी के समय था $112 प्रति बैरल। तब था 65 रुपए। उसके बाद वो 60 से बढ़कर आज हुआ है 225 में 80 रुपए प्रति बैरल। लेकिन पेट्रोल और डीजल सेंचुरी मार रहा है बेचारा विराट कोहली, और रोहित शर्मा मारने में उसको बहुत मुश्किल हो रही है। और 3 साल से सेंचुरी पर बैठे हैं। क्यों नहीं कम करते एक्साइज? कर दे कम, और नहीं तो ले आए जीएसटी में। और फिर इन्हीं की है मेजॉरिटी। 31 राज्य 10% और मिला लीजिए, 31 के 41 में 31 ही है, 31। अच्छा। तो लोगों को बोलना अध्यक्ष जी, इनका जवाब दे दूं? आप कहें तो दे दीजिए। सबसे कम दाम अगर पेट्रोल और डीजल के कहीं किसी राज्य में है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर जाइए, गिरिराज जी, अपने बिहार से भर के आइए। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर आपसे कोई जवाब नहीं पूछा, इसलिए आप अपनी बात करें। अरे यह मेरे घर में आके मेरे पास MLC बनने के लिए बैठा करते थे 1999। ये बात नहीं, ये पर्सनल नहीं, ये आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे इस तरीके से, ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मुझे बताएंगे। ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। बैठ जाइए। जिनको बात करने का तमीज नहीं, आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। आप अपने सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ। लेकिन आजाद जी नहीं कर सकते, आप बैठ जाइए। इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता। माननीय मंत्री बैठ जाइए।